फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर। ये जो वीडियोस हैं जो मैं बनाने वाला हूँ अभी, ठीक है, इसमें मैं सीक्वेंस में सारे बायोलॉजी के पोर्शंस डालूंगा। एसएससी सीजीएल्स के अलग लेक्चर्स होंगे सारे, ठीक है। आपके जो मेडिकल के अलग लेक्चर्स हैं और आपके जो स्कूल लेवल का बायो होता है उसके लिए मैं अलग से एक सीरीज बनाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की। तो ये वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी या जो जनरल कॉम्पिटिशन होता है उस सब्जेक्ट से ओरिएंटेड है, या उससे ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली एसएससी में या आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। जो मेरा ऑर्डर रहेगा मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे सेल के बारे में, ठीक है, क्योंकि बायो स्टार्ट होती है सबसे पहले सेल के बाद जब बहुत सारे सेल मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज को। टिश्यूज के बाद मैं डिस्कस करूंगा आपके ऑर्गन्स को, क्योंकि टिश्यू से बनता है ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम में डिटेल में बताऊंगा आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जो भी बॉडी के सारे सिस्टम्स हैं वो मैं सारे डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। इसके बाद लास्ट में जब सिस्टम्स पूरे बन जाएंगे तो उससे बड़ा बनता है एक ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म में होती है बीमारियां, तो डिजीज में डिस्कस करूंगा। डिजीज के बाद मैं आपको बताऊंगा इकोलॉजी, जेनेटिक्स जैसे छोटे टॉपिक्स, और उसके बाद हम आएंगे बॉटनी वाले पोर्शन में, और लास्ट में मिसलेनियस। इस तरीके से आपका एक ऑर्डर रहेगा जिस तरीके से मैं ये सीरीज ऑफ वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जनरली फॉर एसएससी और जनरल कॉम्पिटिशन में जो बायो पूछी जाती है उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल से। देखिए, सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका। सबसे पहले अगर बात करें, देखिए मान लीजिए सेल है, एनिमल सेल में लेता हूँ, प्लांट सेल भी आप ले सकते हैं। सेल में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो पाया जाता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में कहा जाता है केंद्रक। सेल, सबसे पहली बात, सेल है क्या? सेल एक बेसिक यूनिट है बॉडी की, ठीक है। जैसे बात करें अगर इस बिल्डिंग के, तो इस बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट क्या है? इस बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट है ब्रिक्स। बहुत सारी यूनिटों को अगर आप मिलाते जाएंगे तो एक बिल्डिंग बनती है। बहुत सारे सेल्स को अगर आप मिलाते जाएंगे तो हम बन जाते हैं। हम मतलब ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग थिंग, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल सेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मल्टी सेलुलर की, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर का एक सेल लिया मैंने। सेल जो है उसमें न्यूक्लियस है और सेल ये आपका साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के बाहर जो है पार्ट है क्या है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। सबसे पहली बात, सेल होता है क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। देखिए, स्ट्रक्चरल यानी होता है संरचनात्मक, और फंक्शनल मतलब होता है क्रियात्मक। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जीवन की या हमारे बॉडी की क्या है? सेल है। वैसे देखा जाए तो सेल के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है डीएनए, और डीएनए में छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं जीन। एक्चुअल में देखा है तो जीन आपके सबसे छोटी यूनिट होनी चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से हम जो मानते हैं सेल को मानते हैं। तो एग्जाम्स में आप सेल ही मान के चलेंगे, और जनरल इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से आप सेल को ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानेंगे बॉडी की। देखिए, सबसे पहली बात, सेल को खोजा किसने था? सेल को खोजा एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सेल को खोजा था कब? 1665 में। न्यूक्लियस की खोज की थी किसने? न्यूक्लियस की खोज की थी एक दूसरे साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे खोजा न्यूक्लियस को कब? 1831। यानी कि 1831 से पहले सिर्फ और सिर्फ हमें सेल ही पता था, उसके अलावा हमें ये नहीं पता था कि सेल में न्यूक्लियस या क्रोमोसोम में डीएनए, ये कोई भी बात हमें नहीं पता थी, ठीक है। धीरे धीरे इन्वेंशन हुए। 1953 में जाके दो साइंटिस्ट आए थे, वॉटसन और क्रिक, जिन्होंने डिटेल में ये बात बताई कि न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर डीएनए है, और डीएनए जो है हमारे डबल हेलिकल है। हमारा डीएनए यानी कि ह्यूमंस के डीएनए की अगर आप बात करते हैं तो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये बात प्रूव की विद एक्सपेरिमेंट दो साइंटिस्ट वॉटसन और क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक सॉरी, और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1965 में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सेल आप समझ चुके हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि सेल कितने प्रकार का होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है आपका वो यही बन सकता है कि सेल क्या है? बॉडी की सबसे छोटी यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। दूसरी, इनके साइंटिस्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जनरली अगर एसएससी या जो जनरल कॉम्पिटिशन है उनकी बात करें तो और क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि सेल जो है, ठीक है, सेल होते हैं दो प्रकार के। अगर कोई आपसे कहे कि इस दुनिया में कितने प्रकार के सेल हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। देखिए,
सेल आर ऑफ टू टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस तरीके से सेल दैट विल चेंज द मार्कर। देखिए सेल दो तरीके का है, प्रोकैरियोटिक सेल, हिंदी में भी इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एंड दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। दूसरा जो सेल होता है वो होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, ये इस तरीके से दो ही तरीके के सेल पाए हैं, भले वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सिंगल सेलर और मल्टी सेलर कुछ भी हो। ठीक है, या तो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जनरली पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। या प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब यह है कि सिंगल सेलर तो है लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि इसका जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो भी डीएनए आरएनए जो भी इसके अंदर है वो बिखरा हुआ है, जनरली डीएनए। ठीक है, इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं बैक्टीरिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। अब अगर बात करें आप यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कौन से सेल होते हैं? ये भी सिंगल सेलर हैं बट इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि डीएनए आरएनए जो भी चीजें हैं वो सेव है। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल हो सकता है, अगर आप सिंगल सेलर में बात करते हैं तो अमीबा, अगर आप मल्टी सेलर में बात करते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स, ये इसके एग्जांपल होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इसको। सेल दो प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा सिंगल सेलर होते हैं, कभी भी मल्टी सेलर नहीं हो सकते। यूकैरियोटिक सेल सिंगल सेलर मल्टी सेलर दोनों हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल जो होता है उनमें न्यूक्लियस होता है। एग्जांपल इसका लिखा मैंने बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल अगर आप सिंगल सेलर में बात करते हो तो अमीबा, मल्टी सेलर में बात करते हो प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, देखिए अगर आप किसी भी बायो की बुक में देखें या कोई भी अगर आप नेट या किसी भी तरीके से पढ़ें कहीं और से, तो आप कई डिफरेंस देखेंगे दोनों में। ठीक है, लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि ये सब बातें ना बताएं, मेन डिफरेंस बताएं, तो मेन डिफरेंस यही है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियस है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूँ। देखो अब मैं एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिफरेंशिएट करता हूँ। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले प्लांट सेल, यहां पर मैं लिखता हूं एनिमल सेल। एनिमल सेल ये इस तरीके से, थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें तो देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसके बात करते हैं। बहुत सारे डिफरेंस इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे, पर अगर मेन डिफरेंस की बात करें हम दोबारा, ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या होता है? प्लांट सेल वो सेल होते हैं जिनमें जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, और एनिमल सेल वो सेल होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। देखिए अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो प्लांट सेल में कई डिफरेंस आपको ऐसे दिखेंगे कि प्लांट सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसमें वैक्यूल्स बड़े होते हैं, इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, वैक्यूल्स होते भी तो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, पर कोई आपसे पूछे मेन डिफरेंस बताइए, मेन डिफरेंस एक ही है, प्लांट सेल प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड दे डू नॉट हैव सेल वॉल। इनमें केंद्रक, इनमें कोशिका भित्ति नहीं है और इनमें कोशिका भित्ति है। ठीक है, देखिए सेल वॉल उपस्थित है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूंगा सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो मैं साथ साथ हिंदी में बोलते चलूंगा, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सेल वॉल और सेल वॉल इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए सेल वॉल है, मान लीजिए इस तरीके से सेल वॉल है। ठीक है, और इसके अंदर ये इसका सेल मेम्ब्रेन है और ये बीच में इस तरीके से क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ सेल मेम्ब्रेन ही है, बस ये सेल मेम्ब्रेन ही है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जब सेल वॉल है, जब दीवार है तो वॉल है कि किसी चीज से बनी होगी। जैसे अगर इस दीवार की बात करें तो ये
जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, कोई तो सीमेंट होगा इसमें। तो ऐसे अगर आप बात करें इस दीवार की, तो ये दीवार बनी होती है, प्लांट सेल वॉल बनी होती है किससे, सेलुलोज से। ये बनी हुई है सेलुलोज से, और ये बना हुआ है किससे, ये जब है ही नहीं दीवार तो बनने ना बनने का सवाल ही नहीं होता, तो ये किसी से नहीं बना हुआ, ठीक है। तो सेलुलोज के बारे में एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, क्या कि सेलुलोज जो होता है आपके प्लांट का, प्लांट की पूरी बॉडी का है, सिर्फ प्लांट की बॉडी का नहीं, पूरे एनिमल किंगडम का अगर आप बात करें तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो होता है सेलुलोज, ठीक है। अब अगर आप बात करें एनिमल्स, एनिमल्स यानी कि हमारी बॉडी का, हम डेवलप्ड एनिमल है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो हमारी बॉडी का किसी भी एनिमल का अगर हार्डेस्ट पार्ट आप पूछेंगे तो होता है टीथ। टीथ में नहीं, पूरा टीथ नहीं कह सकते आप, सॉरी, टीथ का पार्ट होता है, कवर होता है इस तरीके से, कवरिंग ऑफ टीथ, जो कहलाता है क्या, इनामल। इनामल या फिर आप इसे दंत व्रक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो दंत व्रक होता है ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। किससे बना होता है, ये सवाल कई बार पूछता है। ये बना होता है किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है और ये हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही यूकेरियोटिक है। प्लांट सेल वो सेल होते हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल वो सेल होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है, प्लांट सेल में सेलुलोज से। यहाँ पे सेल वॉल नहीं है तो बनने ना बनने का सवाल नहीं उठता है, ठीक है। सेलुलोज जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है प्लांट किंगडम का, पूरे वनस्पति जगत का सबसे कठोर पदार्थ कोई आपसे पूछे तो वह सेलुलोज। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए हम इसे बचा नहीं सकते। जो कैटल्स होते हैं या जो आपके गाय भैंस, जो ये सब जो है या इसको बचा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें इस लेवल के एंजाइम पाए जाते हैं जो इसको बचा पाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। एनिमल जो है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, टीथ की कवरिंग, ठीक है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग है। किससे बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। तो यहाँ तक ये मैंने आपको बताया, ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल में। अब लास्ट स्टेज जो सेल का इस लेवल पे बचता है वो है सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो। तो आखिरी चरण मैं इसमें बताता हूँ आपको, और उसके बाद आपका सेल इस लेवल के हिसाब से कंप्लीट होगा। तो देखिए देखिए सबसे पहले क्या समझते हैं, मान लीजिए एक सेल में बनाता हूँ, मैंने इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या किसी माइक्रोस्कोप से देखा तो मुझे इसके अंदर के कंपोनेंट्स नजर आए। तो इसके अंदर क्या है, ये इस तरीके से इसमें इस तरीके से क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ये इसके बाहर इस तरीके से क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ क्या है, गोल्गी बॉडी, ये आपका गोल्गी बॉडी है। ये इस तरीके से दूसरा गोल्गी बॉडी, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये यहाँ पे आपके प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ये यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है राइबोसोम से, ठीक है। अब इन राइबोसोम से आगे क्या होता है, इस तरीके से ये प्रोटीन्स बनते हैं, और प्रोटीन्स बनने के बाद इनकी पैकेजिंग होती है और आगे जाते हैं इस तरीके से ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ये मान लीजिए ब्लड वेसल है, इस तरीके से यहाँ कर रहा है ब्लड वेसल, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका, ये है न्यूक्लियस, ये है आपका राइबोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है आपके यहाँ पे लाइसोसोम होते हैं, ये है लाइसोसोम, ठीक है। तो देखिए सेल को मैंने आपको 3 चरणों में बताया। बायो स्टार्ट ही सेल से होगी, सबसे बेसिक क्लास है ये। और सेल में मैंने आपको बताया था सेल क्या होता है, उसके बाद मैंने उसके इन्वेंशन वगैरह बताया कि किसने क्या खोजा है और ये सारी बातें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपके प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या होता है विद एग्जांपल्स। फिर मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल, एनिमल सेल क्या है और उनका एक्सप्लेन किया। अब मैं बता रहा हूँ लास्ट फेज में कि सेल के अंदर अगर आप जाएं तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसको हम समझते हैं। देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक छोटा सा गांव है, ये छोटा सा गांव और सभी घर में कभी ना कभी, ठीक है। तो गांव में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन होता है, गांव में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होता है सरपंच या मुखिया। तो सरपंच इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सरपंच क्या करता है, पूरे गांव को कंट्रोल करता है। पूरे गांव की पावर, मतलब क्या बनना है यहाँ पे, क्या स्कूल है, क्या कौन सी रोड बननी है, सारे डिसीजन कौन लेता है, सरपंच लेता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पूरा गांव है, मान लीजिए छोटा सा गांव है, बाहर नदी बह रही है, ऐसे बहुत सारे गांव है हमारे अंदर, तो बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है।
तो ये गांव में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है ये सरपंच, यानी कि इस गांव का सरपंच कौन है? न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ही सरपंच की तरह यहाँ पे क्या करता है? कंट्रोल करता है पूरे सेल की एक्टिविटी को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हमारी बॉडी में कंट्रोल कौन करता है हमारी बॉडी को? ब्रेन। तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल को, तो न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कोशिका का दिमाग क्या है? तो कोशिका का दिमाग है केंद्र। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, देखो कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है, एक बात आप समझ लीजिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले होता है डीएनए, डीएनए से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ये इस तरीके से एक प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी में होता रहता है, और ये हमारे हर सेल में अभी भी चल रहा हुआ। ठीक है, देखिए, लेकिन ये जो कहानी है जो हमारे सेल्स के अंदर होती है, ये होती है दो चरणों में। पहला ये चरण है, ठीक है, और दूसरा फिर ये चरण है। ठीक है, ये दो स्टेजेस में होगा। तो फर्स्ट स्टेज होगा ये, सेकंड ये। ठीक है, सबसे पहली बात अभी याद रखिए, सरपंच इंपॉर्टेंट क्यों था गाँव में? सरपंच इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि सरपंच के पास पावर थी। तो यहाँ पे न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है? डीएनए। तो न्यूक्लियस के पास डीएनए, तो ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है डीएनए, इसके पास है, न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लियस के अलावा एनिमल सेल में डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो मैं बताता हूँ आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आप याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, लेकिन डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इस माइटोकॉन्ड्रिया को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसका रोल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट डीएनए है वो कहाँ पे आपका? न्यूक्लियस के अंदर, जो आपके जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिसाइड करता है, या आपके हेरिडिटी रोल प्ले करता है। ठीक, इसके अलावा ये प्रोटीन बनाता है। तो ये बात हुई एनिमल्स की। अगर आप कोई आपसे पूछे कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो आप जवाब देंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर कोई आपसे पूछे कि प्लांट सेल में डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, नो डाउट। इसके अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये दो बातें आप हमेशा याद रखना, सीधे सीधे दो क्वेश्चन है। देखिए, अब सरपंच इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके पास क्या थी? पावर थी। पावर थी तो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है तो दुश्मन भी हो सकता है। ठीक है, कई सारे दुश्मन होते हैं सरपंच के, तो बचने के लिए क्या करता है? अपने आसपास उसके बॉडीगार्ड रहते हैं जो उसको बचाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। तो इसकी चारों तरफ इस तरीके से क्या होती है? दीवार होती है, जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। अब ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, जिसको हिंदी में केंद्रक कला आता है, इसके बीच में ऐसे होल पाया जाता है, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर होल, ताकि कोई चीज इससे आ जा सके बाहर। ठीक है, ब्लॉक ना हो जाए यहाँ पे। तो डीएनए से एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, और इसके बाद एमआरएनए आ जाता है आपका बाहर। एमआरएनए जब बाहर आ जाता है तो इसके बाद ये एमआरएनए कुछ टाइम बाहर रहता है, और इसके बाद ये चले जाता है कहाँ? यहाँ पे। यहाँ पे मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपर सरफेस पे, जिसको होता है राइबोसोम। राइबोसोम को जाने के बाद कहानी का दूसरा फेज होता है, यानी कि एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। तो देखिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहला प्रोसेस जो डीएनए से एमआरएनए बनना है वो हुआ था कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद एमआरएनए बाहर आ गया, एमआरएनए गया ये राइबोसोम के पास, और राइबोसोम पे जाने के बाद कहानी का दूसरा चरण हुआ, जो क्या है? एमआरएनए से प्रोटीन बना। अब आपके प्रोटीन बन चुके हैं। डीएनए का मकसद था प्रोटीन बनाना। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ये हार्मोन होता है, प्रोटीन एंजाइम होता है, ये बना चुका है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे कभी आपने अगर अंकल चिप्स खाए हो, तो अंकल चिप्स को पैक किया जाता है पैकेट में, या कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगी तो उसको पैक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको आपने पैक नहीं किया सही तरीके से, तो वो बीच में टूट फूट सकता है, और अपने गंतव्य स्थान पे या अपने टारगेट प्लेस पर सही सलामत नहीं पहुंच पाएगा। वही काम यहाँ पे होता है। प्रोटीन्स तो बन चुके हैं, ये आपके प्रोटीन्स हैं, ये बन चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको पैक नहीं किया गया तो ब्लड वेसल्स में डिसॉल्व हो जाएगा, और सही सलामत अपने टारगेट ऑर्गन पे नहीं पहुंच पाएगा, या ब्लड वेसल्स में, ब्लड के अंदर डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसको करेगा पैक, इसको पैक होना है। और पैक कौन करेगा इसको? ये क्या है? गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी सेल का वो स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? पैक करता है। तो इसको पैकेजिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं सेल का। तो ये क्या करता है? पैक कर देता है किसको? सेल्स को। तो इसने प्रोटीन को इसने क्या किया? पैकेट के अंदर पैक कर दिया, और इसको ब्लड वेसल में डिसॉल्व कर दिया। अभी आगे जाके अपना हार्मोन और एंजाइम की तरह काम करेंगे ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन ही हार्मोन्स होते हैं, और प्रोटीन ही एंजाइम होते हैं, लगभग सारे। ठीक है, हाँ, वैसे सब ऐसा नहीं है, लेकिन आप मान के चलें कि प्रोटीन और एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम, प्रोटीन्स आपके हार्मोन और एंजाइम की तरह वर्क करते हैं आगे जाके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, वो आगे की बात है। यहाँ पे प्रोसेस इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, कोई भी कंपनी होती है उसमें कोई प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट एक नहीं बनता। जैसे मान लीजिए आपने कोई शर्ट खरीदी, ठीक है, तो शर्ट एक नहीं बनेगी, वहां पे हजारों शर्ट बनती है एक साथ, और काम ह्यूमन ही करते हैं कंपनी में। तो डिफेक्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाता है?
काफी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, लेकिन इतनी एक्यूरेसी रखने के बाद भी एक आध डिफेक्टिव पीस जरूर बनते हैं। मान लीजिए पीटर इंग्लैंड के शर्ट बना रही कंपनी 1000, तो उसमें से कम 5 या 10 शर्ट तो डिफेक्टिव बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब वो डिफेक्टिव जो शर्ट होते हैं उनको कंपनी क्या करती है, कंपनी में रोक लेती है, क्यों, ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू खराब ना हो जाए। और वो डिफेक्टिव पीस जब ज्यादा हो जाते हैं तो उनको इकट्ठा करके सेल कर दिया जाता है चोर बाजार में या किसी भी मार्केट में जहाँ पे उसको बेचा जा सके, ठीक है। तो ठीक वही काम यहाँ पे क्या होता है, डिफेक्टिव पीस को सेल क्या करता है, रोक लेता है। जब ये पैकेजिंग कर रहा था तो डिफेक्टिव पीस बने लाइसोम, और इसने सेल ने क्या किया, उसको अंदर ही स्टोर कर लिया, ठीक है। ये क्या करते हैं कि एक छोटा सा फंक्शन है लाइसोम का, कोई भी टॉक्सिक अगर सेल के अंदर आता है या कोई भी टॉक्सिक अगर सेल में बनता है तो ये क्या करते हैं, उसको खा जाता है, खुद भी डिस्ट्रॉय जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है सुसाइड बैक ऑफ बॉडी, इसलिए इसको कहा जाता है एटम बम ऑफ बॉडी, इसलिए इसको कहा जाता है डाइजेस्टिव बैक ऑफ बॉडी। ये डाइजेस्टिव बैक ऑफ बॉडी क्या है, ये आपसे पूछा था 2016 सीरियल में, ठीक है। तो ये आप याद रखें। देखिए यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट चीजें थी। सबसे पहला था न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट आपका राइबोसोम, जिसे प्रोटीन फैक्टर भी कहते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट लाइसोसोम, जिसे सुसाइड बैक भी कहते हैं, चौथा और आखिरी इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी हाउस ऑफ सेल है। जैसे एक पर्टिकुलर जगह का एनर्जी हाउस होता है, जैसे कोई भी शहर होता है तो उसका एक पावर हाउस होता है। पावर हाउस क्या करता है, पूरी एनर्जी को स्टोर रखता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की एनर्जी को स्टोर रखता है। सेल की एनर्जी क्या होती है, एटीपी। एटीपी आप जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हाँ, तो इसको स्टोर रखता है कौन, ऐसे बहुत सारे एटीपी के मॉलिक्यूल को माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर रखता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी कर सकता है, किसी सेल में 1 भी हो सकता है, किसी सेल में 2 भी हो सकता है, किसी सेल में 100 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है सेल कहाँ पे। अगर आप बात करें जैसे मान लीजिए फिंगर का कोई सेल है और हार्ट का कोई सेल है, तो सीधी सी बात है हार्ट का फंक्शन ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि एटीपी को स्टोर करने के लिए चाहिए वहां ज्यादा होना, ठीक है। तो डिपेंड करता है सेल कहाँ पे है, उसी के आधार पे आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिसाइड होता है, ठीक है। तो सीधे सी बात है, मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो 4 मेन इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे याद रखें। वहां पे शुरू में आप याद रखना सेल क्या होता है, सेल को किसने खोजा था। इसके बाद सेल के टाइप्स याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, देन एनिमल सेल, प्लांट सेल, और कुछ जो मेन चीजें मैंने साथ में बताई थी वो सब, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से सेल कंप्लीट होगा। यहाँ से बायो का एक फंडामेंटल स्टेप स्टार्ट हुआ। फंडामेंटल ये लेक्चर था आपका सेल का। इसके बाद अगली क्लास, जो अगला लेक्चर मैं अपलोड करूंगा आपको, उसमें मैं आपको बताऊंगा टिश्यूज के बारे में, ठीक है। तो टिश्यूज के बारे में बताऊंगा, तो कंटिन्यू कीजिए। और बायोलॉजी बूस्टर जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, इससे जुड़े रहिए। थैंक यू।